मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th का हम 3rd चैप्टर कर रहे थे, हमारी बदलती पृथ्वी, और उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था हमने। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है हमारा मुख्य स्थलाकृतियां, इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड मुख्य स्थलाकृतियां, उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, स्थलाकृतियां क्या होती है? स्थलाकृतियों को अगर बीच में से काट करके देखें तो स्थल की आकृतियां मतलब स्थल पर विशेष आकृतियां बन जाती है, जिनको हम स्थलाकृतियां कहते हैं। तो अब ये जो स्थलाकृतियां होती हैं वो किस किस के द्वारा बनती हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नदियां कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है। जैसे आपको पता है कि नदियां जो है झरने बनाती है, यानी जलप्रपात बनाती है। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी जैसे बाढ़कृत मैदान बनाती है, डेल्टा बनाती है, विसर्प बनाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है और ये बनते कैसे हैं और नदियाँ इनको बनाती कैसे है। नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो तरंगे होती है समुद्र की लहरें। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें जो है लगातार चलती रहती है, किनारे पर आती है फिर वापस जाती है, तो वो भी बीच में आने वाले चट्टानों से टकराती है और चट्टानों में अलग अलग आकृतियां बना देती है। उन आकृतियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे हिमनद के बारे में। दोस्तों, हिमनद जो होता है वो क्या होता है कि इस तरह से मान लीजिए कि कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो वहां पर आपने पढ़ा है कि बहुत ठंडे जो इलाके होते हैं वहां पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ के जो ऊंचे स्थल होते हैं वहां पर बर्फ जो है वो जम जाती है, और यहाँ की जो बर्फ है वो अपने भार के कारण, जब बर्फ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने भार के कारण धीरे धीरे नीचे खिसकनी शुरू हो जाती है। यानी ये क्या करती है, एक तरह से जैसे जल की नदी होती है वैसे ही बर्फ की नदी बन जाती है। मतलब बर्फ धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाती है, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाती है, और नीचे आकर वो पिघल कर जो है सच में नदी बन जाती है। क्योंकि नीचे आएगी तो नीचे जो है गर्मी होगी, गर्मी के कारण वो पिघल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर या हिमनद। तो ये हिमनद कौन कौन से जो है स्थलाकृतियां बनाते हैं, जैसे गर्त बनाते हैं। गर्त क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे पवनों के द्वारा। पवनों के द्वारा आपको पता है कि जो पवन होते हैं वो मिट्टी को उड़ा करके ले जाते हैं और कहीं पर टिब्बे बना देते हैं, बालू के टिब्बे बना देते हैं। तो बालू टिब्बा क्या होता है, उसके अलावा लोयस के मैदान क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ों द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, फिर उन एक एक आकृतियों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मुख्य स्थलाकृतियां। उसके बाद सबसे पहले जो आएगा वो होगा नदियों द्वारा निर्मित, यानी नदियां कौन कौन सी बनाती है, नदियों द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियां होंगी। तो नदियों द्वारा निर्मित, यहाँ पर ए लिखते हैं, नदियों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां होगी वो टोटल 6 होगी। सबसे पहली जो है वो क्या होगी, जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है झरना। दूसरी हम पढ़ेंगे विसर्प क्या होता है। तीसरी हम पढ़ेंगे चाप झील क्या होती है। चौथी हम पढ़ेंगे चाप झील के बाद बाढ़कृत मैदान क्या होता है, बाढ़कृत मैदान। पांचवी हम पढ़ेंगे बाढ़कृत मैदान के बाद कि तटबंध क्या होता है, और तटबंध के बाद छठी जो है वो हम पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या होता है। तो ये चार्ट जरूर बनाना है आपने। दूसरा हम पढ़ेंगे नदियों के बाद हम पढ़ेंगे कि समुद्री तरंग कौन कौन सी चीजें बनाती है। तो समुद्री तरंग जो है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित, ये बी बना लेते हैं हम, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित। तो समुद्री तरंग जो है वो क्या बनाएगी, ये समुद्री गुफा बनाएगी। समुद्री गुफा के अलावा ये तटीय मेहराब बनाती है, तटीय मेहराब। तीसरी जो होगी इसकी होगी कि ये स्टैक बनाती है। स्टैक क्या होती है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, अभी एक बार सिर्फ चार्ट बना रहे हैं। उसके बाद समुद्री भृगु बनाती है। उसके अलावा समुद्री पुलीन बनाती है। ये सारी की सारी टर्म्स जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्री पुलीन क्या होती है, समुद्री भृगु क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, समुद्री तरंग के बाद हम तीसरी बात करते हैं किसकी, तीसरी बात होगी हमारी हिमनदों की। तो तीसरी हम बात करेंगे हिमनद द्वारा निर्मित। तो दोस्तों, हिमनद जो बनाते हैं उसमें सबसे पहला हो जाएगा ग्रत। आपको पता है कि ग्रत क्या होता है, एक बहुत गहरा खड्डा होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है, बर्फ द्वारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुंदर झील।
सुंदर झील, सुंदर झील। और तीसरा हम पढ़ेंगे हिमनद हिमोड़, कि हिमनद हिमोड़ क्या होता है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब 3 हो गए, चौथी चीज थी हमारी क्या, पवनों द्वारा निर्मित, पवनों द्वारा निर्मित। तो पवनें कौन कौन सी चीज़ें बनाती है, तो पवनें क्या करती है, सबसे पहले चीज़ों को उड़ाती है, मतलब शैलों से मिट्टी को अलग करती है। तो ये सबसे पहले तो क्या बनाती है, छत्रक शैल बनाती है। छत्रक शैल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बालू टिब्बा क्या होता है, बालू टिब्बा के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि लोयस क्या होता है, लोयस। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप ये चार्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बनाती हैं। उसके बाद हम विद डायग्राम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फटाफट से हम पहले स्टार्ट करते हैं नदियों द्वारा निर्मित। तो दोस्तों नदियां जो है सबसे पहले क्या बनाती है, जलप्रपात। तो आप सबसे पहली हेडिंग डालें कि जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात। और इसका डायग्राम भी हम बना लेते हैं कि दोस्तों जब भी कोई नदी इस तरह से कोई खड़ी ढाल वाले पहाड़ से नीचे जो है गिरती है, और गिरती है किस पर, एक कठोर चट्टान पर। इसकी डेफिनेशन भी हम बना लेते हैं कि जब भी कोई नदी खड़ी ढाल का मतलब क्या होता है, एक तो ढाल ऐसी होती है जो टेढ़ी होती है, मतलब थोड़ी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मंद ढाल होती है, और एक होती है बिल्कुल खड़ी, मतलब बिल्कुल सीधी। अब सीधी ढाल पर पानी ऐसे तो है नहीं कि इसके साथ आएगा, नदी का बहाव बहुत तेज होगा, तो नदी का बहाव कुछ इस तरह से आएगा। और इस चीज़ को अपने क्या कहेंगे, इस तरह जो नदी का पानी गिरेगा उसको हम क्या कहेंगे, जलप्रपात। तो दोस्तों जलप्रपात क्या होता है, जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली जगह से किसी कठोर चट्टान पर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हम जलप्रपात की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब कोई नदी किसी खड़ी ढाल वाली जगह से किसी कठोर चट्टान पर गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। और साथ में आपने ये डायग्राम बना लेना है। और दोस्तों जलप्रपात जो है, झरना जो है, वहाँ पर काफ़ी पर्यटक जो लोग हैं वो नहाने के लिए जाते हैं झरनों के नीचे। तो आपने हो सकता है कि झरना देखा भी हो। झरना बिल्कुल ऐसे ही होता है कि खड़ी ढाल वाली से कोई नदी ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे सीधी गिर रही होती है, उसको हम बोलते हैं झरना या जलप्रपात। जलप्रपात या वाटरफ्लो भी इसको कहते हैं, और इसके अलावा वाटरफॉल कहते हैं, सॉरी वाटरफॉल भी इसको कहते हैं, जलप्रपात भी कहते हैं और झरना भी कहते हैं। चलिए पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये 1 बाय 1 समझने वाली चीज़ें हैं। तो जलप्रपात आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं विसर्प की। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जब नदियाँ आती कहाँ से, नदियाँ आती है पहाड़ों से। पहाड़ों से उतरने के बाद जब नदियाँ मैदानी भागों में बहने लगती हैं, जब नदियाँ मैदानी भागों में बहने लगती हैं तो वो ऐसे सर्प की आकृति बना करके बहती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पत्थर आ गया तो अब नदी इसको काटेगी नहीं, इसके साइड में से गुजर जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर आ गया और यहाँ पर एक पत्थर आ गया, तो नदी क्या करेगी, इनके बीच में से यूँ गुजर जाएगी। इसकी वजह से जो है इन नदी का जो मार्ग होता है वो किसकी तरह हो जाता है, सांपों की तरह हो जाता है। और सांपों की तरह जब हो जाता है तो ये जो इनके मोड़ हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। तो विसर्प की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, और इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो
सांप की भांति, अब सांप की तरह चल रही है ना, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम विसर्प का और नदी का अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि हाँ, नदियाँ जो है वो विसर्प बनाती है। अब एक मान लीजिए कि एक नदी इस तरह से चल रही है और इस तरह से चलती हुई कोई नदी है, ये हो गई नदी, और नदी जो है इस तरह से जो है मोड़ बना रही है। तो अब ये जो मोड़ होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विसर्प। तो ये हो गए विसर्प, हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या होता है कि नदियों का जो पानी आता है, नदियाँ क्या करती है कि ऊपर से जब उतरती हैं तब पर्वतों की जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी अपने साथ साथ लेकर के बहा करके लाती है। यानी पत्थरों के साथ साथ जब पत्थरों के साथ वो रगड़ खाती है तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उन टुकड़ों को भी अपने साथ बहा करके लाती है। और अब जैसे ही आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से कोई नदी चलती है तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब छोटे छोटे टुकड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो कोने हैं ये इस तरह से बनने शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर तो है गाद जम जाती है, यानी जो पत्थर वगैरह लाए गए हैं ये इस हिस्से को दिखाया है हमने, और इस तरह से जो है वो नदी इस तरह से दूर चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर तो बीच में मिट्टी आ गई, इधर भी पानी था, बीच में मिट्टी आ गई, यानी कंकड़ पत्थर जमा हो गए। तो इस तरह से बीच में तो कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और ये धीरे धीरे नदी का ये जो हिस्सा है वो दूर चला जाता है। और जब नदी का ये हिस्सा दूर चला जाता है तो एक झील टाइप बन जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ रहता है और ये अलग हो जाती है। तो इस तरह से जो झील बनती है उसको हम बोलते हैं चाप झील। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना कि जब ये नदी इस तरह से बह रही है तो नदी के साथ साथ क्या आ रहे हैं, छोटे छोटे कण आ रहे हैं और वो कण यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। नदी का पानी तो चला जाता है और कण यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब ये कण क्या करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर इतने ज़्यादा कण बन जाते हैं कि नदी दूर खिसकती जाती है और यहाँ पर जमीन बनती जाती है। और जमीन के इधर थोड़ा बहुत जल जो है वो रह जाता है, तो जो जल रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चाप झील। तो अब चाप झील की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन व निक्षेपण शुरू हो जाता है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं तथा चाप झील बन जाती है। तो आपने सिंपल लिखना है चाप झील। क्या लिखेंगे कि विसर्प के किनारों पर लगातार निक्षेपण। अब दोस्तों हमने वहां पर निक्षेपण और अपर्दन को पढ़ा था। अपर्दन का मतलब क्या होता है, कहीं से मिट्टी को उठा करके नदी अपने साथ बहाती है, और निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि नदी जो अपने साथ मिट्टी ला रही है उसको कहीं ना कहीं वो छोड़ देती है। तो यहाँ पर जब छोड़ रही है तो इसको क्या बनेंगे, निक्षेपण। विसर्प के किनारों पर लगातार निक्षेपण से लगातार, अब यहाँ पर लगातार निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा। तो अब लगातार निक्षेपण जब होगा तो विसर्प के लूप के सिरे निकट आने शुरू हो जाएंगे। विसर्प के लूप के सिरे मतलब पहले ये किस तरह से था, इस तरह से था, लेकिन अब ये नदी किस तरह से जानी शुरू हो गई, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो गई, मिट्टी जमा हो गई और यहाँ पर एक झील बन गई। तो ये जो सिरा है जो यहाँ तक था, लूप का सिरा, वो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो विसर्प के लूप के सिरे निकट आते जाते हैं तथा चाप झील का निर्माण होता है, तथा चाप झील का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि पहले तो नदी इस तरह से जा रही थी, यहाँ पर मिट्टी जमना शुरू हो गई तो ये चीज़ तो अलग हो गई, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी रहा जिसको हमने क्या बोल दिया, चाप झील बोल दी। तो चलिए दोस्तों, विसर्प और चाप झील आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब ये तो बात हो गई। अब उसके बाद जो चौथी चीज़ है हमारी बाढ़कृत मैदान, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बाढ़कृत मैदान क्या होता है। तो दोस्तों नदी घाटी जो होती है, नदी घाटी क्या होती है कि इस तरह से
एक एरिया होता है, यहाँ पर एक नदी होती है और इस तरह से एक क्षेत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ ये जो क्षेत्र है ये नदी वाला क्षेत्र है। ये मान लीजिए कोई भी नदी ले लेते हैं हम, जैसे यमुना नदी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गई यमुना नदी। अब जैसे ही दोस्तों जब बारिश वाले दिन होते हैं, जब बारिश खूब हो रही होती है, तब नदी में पानी खूब होता है और नदी में जो पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने का मतलब क्या है कि जब सूखे के दिन होते हैं तब यहाँ पर लोग घर बना करके रह रहे होते हैं, यहाँ पर और इसी के साथ यहाँ पर। तो दोस्तों जब बारिश होती है तब ये जो नदी का पानी है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। तो ये नदी का पानी यहाँ पर पूरा भर जाता है। तो यहाँ पर जो लोग खेती कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो लोग खेती कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो मैदान होते हैं, वहाँ पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और दोस्तों नदी पीछे से क्या ला रही है, मिट्टी ला रही है। कहाँ से ला रही है, पहाड़ों से। पहाड़ों में खनिज लवण भी होते हैं, तो वो खनिज ला करके ये कहाँ छोड़ देती है, इन मैदानों में छोड़ देती है। और जब सूखा वापस से आता है, बारिश जब चली जाती है, तो ये नदी का जल तो नीचे बढ़ जाता है और यहाँ पर जो है हर साल नई मिट्टी आ जाती है, जो कि क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो इस तरह से जो मैदान बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आती है। बाढ़कृत मैदान में आप क्या लिखोगे कि बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आती है। अब नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती, अब नदी के तट ये है, तटों के जो पास पास के एरिया होंगे, नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाता है, महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण होने से नया बाढ़कृत मैदान बनता है। और दोस्तों निक्षेपण का मतलब क्या होता है, नदी जो मिट्टी लेकर के आ रही है उसको कहीं पर जमा कर देना, कहीं पर बिछा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो यहाँ पर निक्षेपण की क्रिया द्वारा क्या बनता है, बाढ़कृत मैदान बनता है। उसी के बाद दोस्तों तटबंध होता है। तो तटबंध क्या होता है कि जब मान लीजिए कि एक नदी इस तरह से चल रही है, तो नदी के साथ जो मिट्टी आ रही होगी वो क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ पर किनारों पर जमा होनी शुरू हो जाती है। और नदी के किनारों पर जब मिट्टी जमनी शुरू हो जाएगी तो वो किनारे जो है वो उठे हुए नजर आएंगे। तो जो नदी के किनारे होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है कि नदी के उत्थित, मतलब जो उठे हुए किनारे हैं, उत्थित किनारों, नदी के उत्थित किनारों को तटबंध कहते हैं। ये आपने लिखना है, कहते हैं। तो तटबंध हमें समझ आ गया, बाढ़कृत मैदान आ गया, चाप झील आ गई, विसर्प हो गया और जलप्रपात हो गया। अब लास्ट जो है वो है डेल्टा। तो दोस्तों डेल्टा की डेफिनेशन आपको लिखनी है। डेल्टा की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए। और डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब नदी बहुत दूर से आती है, जब नदी बहुत दूर से आती है तो उसकी जो प्रवाह है वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है। अब क्या करती है नदी की, जो अपने साथ मिट्टी और गाद बहा करके ला रही है, अब उसको बहाने में असमर्थ हो जाती है और नदी किसी ना किसी क्षेत्र पर आकर के उसको छोड़ देती है। अब जहाँ पर मान लीजिए कि इसके साथ गाद आ रही थी, अब उस गाद को इसने यहाँ पर आकर छोड़ दिया
तो छोड़ दिया तो वो गाद आगे अड़ जाएगी तो ये नदी क्या होती है, ये नदी खुद छिन्न भिन्न हो जाती है और जल धाराओं में बहने लगती है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कि हम मान लीजिए कि कोई पाइप ले करके किसी कीचड़ को आगे आगे ढकेल रहे हैं, तो जब बहुत सारे कीचड़ इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है कि बहुत सारी गाद जमा हो जाती है और जो हम पानी गिरा रहे हैं वो छिन्न भिन्न छोटी छोटी जल धाराओं के रूप में चारों तरफ फैलने लगता है, मतलब धीरे धीरे जाने लगता है। तो ये जो धीरे धीरे छोटी छोटी जलधाराएं बनती है, जो छोटी छोटी जलधाराएं बनती हैं, इनको तो वितरिका बोला जाता है, और ये जो आकृति बनती है उसको पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, डेल्टा। तो आपको इसकी डेफिनेशन फटाफट से लिख लेनी है कि डेल्टा क्या होता है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से हम डेल्टा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। समुद्र पर पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण यहीं पर कर देती है तथा छिन्न भिन्न बहने लगती हैं। इन छिन्न भिन्न जलधाराओं को वितरिका कहते हैं। जैसे ये छिन्न भिन्न हो गई तो इन जलधाराओं को तो क्या कहेंगे, वितरिका। और ये जो पूरी की पूरी आकृति बनी है, स्थलाकृति बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये हो गया डेल्टा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समुद्री तरंगे जो होती हैं वो कौन कौन सी आकृतियां बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो समुद्र की लहरें होती है, जो समुद्र की तरंगे होती है, वो लगातार जो है चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। वो किसके कारण नहीं रुकती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ज्वार और भाटा की वजह से वो नहीं रुकती हैं। तो दोस्तों जब मान लीजिए कि समुद्र में कोई शैल है, कोई चट्टान है, और उनके साथ ये जब लहरें लगातार टकराती है, तो मान लीजिए कि ये कोई वहाँ पर समुद्र में चट्टान थी और यहाँ पर जो है जल सारी तरफ इसके है। तो दोस्तों जब ये लहरें इस चट्टान के साथ लगातार टकराती है तो इस चट्टान में क्या होता है कि कहीं पर एक दरार बन जाती है। और दोस्तों वो क्या होती है कि ये जब दरार लहरों के लगातार टकराने से जब ये दरार काफ़ी बड़ी हो जाती है तो इस दरार को हम बोलते हैं समुद्री गुफा। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये दरारें बड़ी व चौड़ी होती जाती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते ये समुद्री गुफा क्या होती है कि जब इसे जो टकराने वाली लहरें होती है ये इसको पूरा काट देती है यहाँ से, तो ये क्या बनती है, धीरे धीरे कुछ इस टाइप की आकृति बन जाती है। तो दोस्तों अब इसमें क्या बचा, सिर्फ दीवारें, सिर्फ और सिर्फ दीवारें और छत बची। तो इसका मतलब क्या है कि जब नीचे का पूरा हिस्सा खाली हो गया तो इसने गुफा, जो समुद्री गुफा थी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तटीय मेहराब। तो सिंपल सी बात कि जब समुद्री गुफा काफ़ी बड़ी हो जाती है, केवल छत में दीवारें बसती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब ये फिर कहलाते हैं। तो ये हमें समझ आ गया। अब दोस्तों तटीय मेहराब का लगातार अपर्दन होता है, मतलब लगातार इससे जो लहरें हैं वो जब काफ़ी ऊपर होती है तो इनसे लगातार टकराती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे अपर्दन होता है तो इसकी छत भी इस तरह से टूट जाती है और ये जो दोनों चट्टानें हैं वो बिल्कुल ऐसे अलग अलग हो जाती हैं। तो अब ये जो अलग सी दीवार हमें दिख रही है, अलग अलग सी दीवारें जो हमें दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम स्टैक बोलते हैं। मतलब कुल मिला के क्या होता है, सबसे पहले एक समुद्री गुफा बनती है, फिर समुद्री गुफा की जब मतलब समुद्री गुफा काफ़ी चौड़ी हो जाती है, नीचे कुछ नहीं बचता, सिर्फ दीवारें और छत बचती है, तो उसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। जब तटीय मेहराब की छत भी टूट जाती है, किसकी वजह से, जल की धाराओं की वजह से, तब जो बचता है दीवारनुमा आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। और दोस्तों ये जो दीवारनुमा आकृति है, इसका ऊपर से अपर्दन, धीरे धीरे अपर्दन होता जाता है, तो ये लगभग एक छोटी सी, बहुत ही छोटी छोटी चट्टानों के रूप ले लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु बोलते हैं। तो ये जो बड़ी सारी दीवार थी वो धीरे धीरे टूट टूट कर छोटा सा पत्थर सा दिखाई देने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु बोलते हैं। मतलब ये काफ़ी छोटी हो जाती है लेकिन वैसे ऊंची हुई उठी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु। और दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अब यहाँ से जो तरंगे हैं, जो समुद्री तरंगे हैं या जो लहरें हैं, वो यहाँ से जब इनको तोड़ रही है तो इनका जो अवसाद है वो ले जा करके कहाँ पर छोड़ती हैं, किनारों पर छोड़ती हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि समुद्री तरंगे किनारों पर जो अवसाद जमा करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री पुलीन बोलते हैं। वहाँ पर ये जा करके यहाँ से जो मिट्टी, इनका जो अवसाद ये तोड़ती है, उसको जा करके किनारे पर बिछा देती है और जो जमीन वहाँ पर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री पुलीन बोलते हैं।
तो दोस्तों ये हो गया समुद्री तरंग द्वारा निर्मित जितने भी स्थलाकृतियां थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमनद जो होते हैं वो कौन कौन सी आकृतियां बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हिमनद द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात, हिमनद क्या होता है कि जब बर्फबारी होती है, जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, तो वहाँ पर पहाड़ों पर जो ऊंची ढालें होती है वहाँ पर जो बर्फ जम जाती है, इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो ये बर्फ अपने भार के कारण क्या होती है, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमनद, यानी हिम की नदियाँ, यानी बर्फ की नदियाँ। तो ये धीरे 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 नीचे खिसकनी शुरू हो जाती है। इसके छोटे छोटे हिस्से जो है वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो दोस्तों हिमनद द्वारा लगातार अपर्दन से गहरे गड्ढ का निर्माण होता है, जिसे ग्रत कहते हैं। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ से मान लीजिए कि बर्फ पिघल पिघल कर लगातार यहाँ पर गिर रही है, तो इस सतह पर जब बर्फ लगातार गिरेगी तो ये जो सतह है वो इस तरह से टूटनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पर एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। और दोस्तों ये जो गहरा गड्ढा जो है वो क्या बना लेगा, वो क्या बन जाएगा, गर्त बन जाएगा। और दोस्तों ऊपर से बर्फ आ रही है तो ये लगातार बर्फ यहाँ पर जमा होनी शुरू हो जाएगी, कुछ बर्फ इसके अंदर जाएगी, कुछ फिसल करके नीचे चली जाएगी। तो ये जो है बर्फ से पूरा भर जाएगा और ये गहरा जो है ये इस तरह से गहरा गड्ढा बना लेगा और बर्फ से नीचे नीचे भरता जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो क्या है, ये जो गहरा गड्ढा बना है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। और दोस्तों अब सुंदर झील क्या होती है, तो दोस्तों जब बर्फ पिघल जाती है तो गर्त में पानी भर जाता है। जब ये बर्फ पिघल जाएगी गर्त के अंदर वाली तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो ये एक झील बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुंदर झील बोलते हैं। तो दोस्तों गर्त हमें समझ आ गया, सुंदर झील हमें समझ आ गई। उसके बाद है हिमनद हिमोड़। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ से जब हमने चट्टान को तोड़ा है, जब ये बर्फ चट्टान को तोड़ करके अपने साथ ले जा रही है, तो ये चट्टान की जो छोटे छोटे कण है उनको कहीं ना कहीं तो बर्फ अपने साथ लेकर के जाएगी। तो जब ये नीचे जा करके बर्फ पिघल जाएगी तो पानी तो चला जाएगा, तो ये चट्टान के टुकड़े जहाँ पर जा करके बिछ जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। तो हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ रेत तथा तलछट, जो भी तल की छट होती है, मतलब जो भी अवसाद होता है वो निक्षेपित होकर हिमनद हिमोड़ बना लेता है। तो जहाँ पर ये बिछ जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, हिमनद हिमोड़। यानी हिमनद मतलब हिमनद यानी हिम की नदियाँ जो है वो इनको खींच करके लाई है, बिछा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, हिमनद हिमोड़ बोलेंगे। तो ये हमने देख लिया हिमनद द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां थी उनको। अब दोस्तों हम चौथी जो चीज करते हैं वो है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो दोस्तों पवनों द्वारा कैसे निर्मित होती है, कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पवन द्वारा निर्मित में सबसे पहला जो है वो है छत्रक शैल। दोस्तों छत्रक शैल क्या होती है, छत्रक शैल इस तरह से एक छतरी नुमा आकृति होती है, इस तरह से एक छतरी नुमा आकृति होती है जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है, मरुस्थली इलाकों में, जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है उन इलाकों में देखने को मिलती है। मतलब जहाँ पर पवनें ज़्यादा चलती हैं उन इलाकों में ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और इन्हीं जो शैलों को क्या कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, अब ये शैल तो होती है कुछ इस आकृति की, कुछ इस आकृति की ये शैल होती है। लेकिन दोस्तों क्या होती है कि जो पवनें होती हैं वो ऊंचे जगह के स्थान पर नीचे जो शैल है, मान लीजिए ये पूरी शैल है, तो इस शैल के ऊंचे हिस्से को कम नुकसान पहुंचाती है, निचले हिस्से को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और निचले हिस्से को जब लगातार ये तोड़ती जाएगी, पवन अपने साथ उड़ाती जाएगी, छोटे छोटे कण इसके तोड़ती जाएंगी, तो नीचे से तो ये पतली हो जाएगी, ऊपर से वैसे की वैसे पड़ी रहेगी। मतलब ऊपर से तो कम इसका अपर्दन होगा और नीचे से ज़्यादा अपर्दन हो जाएगा। तो ये शैल जो है धीरे धीरे यूं टूटती टूटती लगभग इस आकृति की बन जाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, छत्रक शैल बोलते हैं। तो ये जो छत्रक शैल है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी ये हम लिख लेते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छत्रक के आकार के शैलों को क्या कहते हैं, छत्रक शैल बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली छत्रक की आकृति की शैलों को
छत्रक शैल कहते हैं। और ये छत्रक शैल किस कारण बनती है? क्योंकि जो पवनें हैं वो निचले हिस्से का अपर्दन ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा करती है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्थलाकृति है, दूसरी स्थलाकृति, वो है बालू टिब्बा। तो दोस्तों बालू टिब्बा क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब रेगिस्तान में पवन के द्वारा जो मिट्टी उड़ती है, जब पवन की गति धीमी हो जाती है तो वो पवन के साथ जो मिट्टी उड़ रही है वो कहीं एक स्थान पर गिर जाती है। एक स्थान पर गिर करके वो एक छोटी सी पहाड़ी बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि पवनों की गति धीमी होने से उनके साथ उड़कर आने वाली रेत एक जगह गिरकर या जमा होकर एक पहाड़ी बना लेती हैं, पहाड़ी नुमा आकृति बना लेती हैं, और इस पहाड़ी नुमा आकृति को ही आप क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। तो दोस्तों दो आकृतियां, छत्रक शैल जो कि अपर्दन से होता है, टूटती जाती है शैलें, और बालू टिब्बा कैसे बनता है कि जब पवनों के द्वारा ये यहाँ से अपर्दित जो पदार्थ है वो कहीं ना कहीं तो उड़ेगा, तो वो पवनों के द्वारा उड़ करके जा रहा होता है। पवन की गति जैसे ही धीमी होगी वो नीचे गिर जाएगी और नीचे गिरकर एक छोटी पहाड़ी नुमा आकृति बना लेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। और आपने रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां जो है वो भी देखी होगी, और इनको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो है, लास्ट है, उसे बोलते हैं लोएस। तो इसको आप लिख लीजिए कि जब पवनों के साथ रेगिस्तान की रेत, रेगिस्तान की मिट्टी उड़ करके एक विशाल भूभाग में फैल जाती है, यहाँ से उड़ी और मान लीजिए गुजरात में जाकर के एक विशाल भूभाग में ये बिछ गई, यानी बड़े सारे क्षेत्र में जब बिछ जाती है तो जो मैदान बनता है इसको क्या बोलते हैं? लोएस का मैदान। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि मरुस्थल की मिट्टी या मरुस्थल की रेत या रेगिस्तान की रेत जब पवनों द्वारा उड़ करके किसी और दूसरे स्थान पर जाकर एक विशाल मैदान में बिछ जाती है तो जो मैदान बनता है उसे लोएस का मैदान कहते हैं। मतलब नीचे तो उसके उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन ऊपर क्या है? रेगिस्तान की मिट्टी बिछने की वजह से वो अनुपजाऊ बन जाता है, यानी बंजर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोएस का मैदान। और आपको पता होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश आदि कुछ हिस्सों में जो राजस्थान के पास पड़ते हैं उसमें लोएस के मैदान बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मुख्य स्थलाकृतियां हो गई हमारी कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा वायु है। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।